राधे राधे दोस्तों। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि मैंने वो सफ़र शुरू किया है जो शायद भोलेनाथ ने मेरे लिए पहले से ही तय कर रखा था। तो जब शिव जी ने पहले से ही सोच रखा है तो खुद को उनके हवाले कर पहुंच गई मैं उनकी नगरी काशी। अब जो भी होगा उनकी कृपा से होगा। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस व्लॉग को देखने के बाद आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ज़रूर बदलेगा। आपको भी एक अजीब सी शांति और खुशी महसूस होगी। इसलिए इस व्लॉग को अंत तक ज़रूर देखें। अगली सुबह उठकर हमने कुल्हड़ में चाय पी और हम निकल गए थे अपने आश्रम की तलाश में। बहुत सारे आश्रम अवेलेबल हैं वाराणसी में वैसे तो, और मुझे बहुत ही जल्दी बहुत ही एक सुंदर सा आश्रम मिल गया। सच कहूँ तो वहाँ का वातावरण देखकर मन बहुत खुश हो गया। चारों तरफ हरियाली, साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया था। आप देख सकते हैं यहाँ के गार्डन कितने सुंदर हैं, कितने कलरफुल फूल खिले हुए हैं चारों तरफ, और इतना अच्छा लग रहा था ना। और मौसम अच्छा था वाराणसी का इस टाइम पर, गर्मी जैसा एहसास हो ही नहीं रहा था। रूम्स के मामले में आप शायद बोल सकते हैं कि 5 स्टार या 3 स्टार जैसा रूम नहीं था, जैसे आश्रम में होता है। बेसिक रूम था, गीज़र था यहाँ पे, एसी अवेलेबल था। और यही आश्रम अब अगले 7 दिनों के लिए मेरा निवास स्थान बनने वाला था। मेरी ये ज़िद कि मैं आश्रम में ही रुकूंगी बहुत अच्छी थी। गंगा जी के बहुत ही पास था ये, जैसे मुझे मुँह मांगा वरदान मिल गया हो। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत, चारों तरफ सत्संग चल रहा था, भजन कीर्तन की आवाज़ें आती हैं, और साथ में यहाँ पर जो भोजनालय है ना, वहाँ पे बहुत ही अच्छा सात्विक खाना मिलता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसके बाद आश्रम में हम सेटल हो गए, नहाया धोया और हमने ब्रेकफास्ट किया फ्रेश होके, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ये सब करते करते। तो हमने एक ऑटो हायर किया। बनारस की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर शेयरिंग ऑटो बहुत आसानी से मिल जाता है। लगभग 10 या 20 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से, जितना डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं। तो हमने कुछ 3-4 जगह फ़िक्स की थी कि आज हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो हमने एक ऑटो वाला फ़िक्स कर लिया था। वो भैया ने हाँ कुछ 500 रुपीज़ लिया था हमसे, और लगभग दिन के 11 या 12 बजे के से लेके शाम के 7-8 बजे तक वो हमारे साथ थे। मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन कराया। और सबसे पहले वो हमको लेके गए थे दुर्गा कुंड मंदिर लेके गए, और ये मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर था। देखिए मंदिर के बाहर लाख की चूड़ियाँ मिल रही थी, बिंदियों की दुकान थी, अलग से एक स्पेसिफिक दुकान थी बिंदी के लिए। और देखिए हम बात करते करते मंदिर के अंदर पहुंच आए हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है वाराणसी का, और माँ दुर्गा को समर्पित है। ये मंदिर अपनी लाल रंग की वास्तुकला और मंदिर के पास बने हुए पवित्र कुंड की वजह से विशेष रूप से जाना जाता है। और इसके बाद हमने माता जी का दर्शन किया, और आप देखिए आसपास इतने, मंदिर के अंदर भी बहुत सारे मंदिर थे, बहुत सारे भगवान थे, शंकर भगवान, गणपति भगवान, और यहाँ पर माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का भी मंदिर था। शैलपुत्री माता, मतलब भगवान के जो 9 स्वरूप हैं, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, ये सारे भगवान एक साथ थे, सारी देवियाँ। तो पूरी 9 दुर्गा यहाँ पे उनका दर्शन हो गया हमको। ये है काली देवी। जय माँ काली। बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पे दर्शन होने के बाद हम मंदिर से बाहर आ गए थे, और अपने अगले मंदिर की ओर हमने प्रस्थान किया। अगला मंदिर था माँ रेणुका का मंदिर। रेणुका देवी मंदिर जो है वो वाराणसी का एक प्राचीन और आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है। यह मंदिर माता रेणुका को समर्पित है, जिन्हें महान ऋषि जमदाग्नि की पत्नी और भगवान परशुराम की माता के नाम से भी जाना जाता है। और ये शक्ति और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है इन्हें। माना जाता है कि यहाँ मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। और इसके बाद हम एक और मंदिर आए थे, उसके पास ही ये मंदिर था। मुझे इसका नाम ही मैं भूल गई, क्या नाम था इसका।
ये भी बहुत सुंदर मंदिर था। बैक टू बैक इतने सारे मंदिर हो रहे थे ना कि ये तो मेरे दिमाग से स्किप हो गया। ये भी शिव जी का ही एक मंदिर था और यहाँ पर बेलपत्र का बहुत बड़ा पेड़ था और उसके नीचे शंकर भगवान रखकर उनकी पूजा हो रही थी। और ये मंदिर का आप दर्शन कर लीजिए। क्या आपने कभी देखा है शमी का इतना बड़ा पेड़? मैंने तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है। बेलपत्र के साथ साथ शिव जी को शमी पत्र भी समर्पित किया जाता है। मुंबई में तो बहुत मुश्किल से मिलता है ये, लेकिन यहाँ पे मैंने इतना बड़ा पेड़ देखा है यहाँ पे। और हम आ गए थे मंदिर के अंदर भगवान जी का दर्शन करने के लिए। नंदी जी के सामने शिव शंकर विराजमान थे और यहाँ पर अलग अलग कलाकृति बनी हुई थी भगवानों की। सबको, सारे भगवानों को प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। सबने बारी बारी मिलकर शिव जी को जल समर्पित किया। इस तरीके से हमने शिव जी की पूजा संपन्न की। यहाँ पर राधा कृष्ण, शिव जी, गणपति, हनुमान जी, सारे भगवान विराजमान थे। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना बेलपत्र का पेड़, देखिए इतना बड़ा बेलपत्र का पेड़ था। बनारस की हर गली में आपको भगवान की मूर्ति मिलेगी, मंदिर मिलेगा। अगर छोटा मंदिर भी है तो भी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ पूजा करते हैं। तो मतलब हर घर में मंदिर है वहाँ पर। तो जब आप इनकी गलियों से गुजरेंगे, आपके सर अपने आप प्रणाम के लिए झुकते जाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद हम अपने आश्रम आ गए थे और ये हमारे आश्रम का सात्विक खाना है। यहाँ पे आपको अपनी प्लेट खुद धोनी होगी और लाइन लगा के खाना लेना पड़ता है। तो खाने से पहले आप अपनी प्लेट लेंगे, लाइन लगा के खाना लेंगे और उसके बाद आपको अपनी प्लेट खुद धो कर रखनी पड़ेगी। और बहुत ही स्वादिष्ट बिना लहसुन प्याज के खाना था। खाना खाने के बाद अब बनारस आए हैं तो पान खाना तो बनता है। हम लोगों ने बनारसी पान बनवाया और पान के मज़े लिए। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी फेमस जगह है जहाँ फेमस पान है, फेमस लस्सी है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि मैं थी अपने बिज़नेस ट्रिप पे, तो मुझे बाकी चीज़ों को भी मैनेज करना था। ये मंदिर घूमने के साथ साथ काम भी पूरा करना था। तो रास्ते में जो दिख रहा था उसका मज़ा लेते हुए, दर्शन करते हुए मैं अपने बाकी काम भी निपटा रही थी। और इसके बाद अगला हम लोगों ने डिसाइड किया था शॉपिंग करने का। और यहाँ पर ऐसा है कि बनारसी साड़ी के बहुत कारखाने हैं, बट कोई प्रॉपर बताता नहीं है कि कहाँ जाके आपको शॉपिंग करनी है। तो हम एक जगह आए थे शॉपिंग के लिए। हम गए थे यहाँ के एक बड़े फेमस शॉप, काफ़ी बड़ी शॉप थी। और यहाँ इन लोगों ने एक मशीन रखी थी सैंपल के लिए। मेन कारखाना तो वो दिखाते ही नहीं है। और इसके बाद हम पहुंच गए थे बनारसी साड़ी के गोडाउन में। इसको मैं गोडाउन ही बोलूँगी कि साड़ियाँ इस तरीके से डंप करके रखी हुई थी। जो साड़ियाँ हम मुंबई के मॉल्स में लेते हैं 10,000 15,000, वो एक्चुअली आप बनारस जाके देखेंगे आपको इतनी रीज़नेबल और इतने अच्छे कीमत में मिलती है ना कि मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने ये साड़ी इतनी महंगे रेट में बॉम्बे में ख़रीदी है। और फिर हमारा शॉपिंग स्टार्ट होता है। पूरे 7 दिन 8 दिन हम सिर्फ शॉपिंग ही कर रहे थे। मंदिर दर्शन और शॉपिंग, ये 2 काम ही चल रहा था। क्योंकि साड़ी लेना कोई आसान बात नहीं होती और मुझे होलसेल में साड़ी चाहिए थी, वो भी रीज़नेबल प्राइस में। तो काफ़ी मैंने मार्केट एक्सप्लोर किया और इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया कि अब मैं बनारस की काफ़ी गलियों को पहचानने लगी हूँ।
देखिए साड़ियों की वैरायटी। और इतना टायरिंग हो जाता है ना कई बार ये शॉपिंग करना कि एक टाइम के बाद मैंने तो लगभग गिव अप ही कर दिया था। बट मेरे साथ में जो थे वो बड़े एनर्जी वाले थे, वो तो गिव अप करते ही नहीं थे। अगर आपने ऑटो में बैठकर बात कर ली कि साड़ी लेना है, वो पक्का कहीं ना कहीं आपको लेके जाएगा। और ये सब करने के बाद हमने सोचा कि कुछ खा लें। बनारस खाने के मामले में बहुत ही फेमस है, यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। ये देखिए, ये मिल रहा है मूंग कचौरी की चाट, और यहाँ पे हर चीज़ कुल्हड़ में मिलता है, जो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत पसंद आया। और इसके बाद खाने पीने के बाद हम पहुँच गए थे गंगा घाट, क्योंकि हमको शाम को 6:30 बजे की गंगा आरती अटेंड करनी थी और सूर्यास्त का समय हो चला था। इसके लिए हम लोगों ने एक शिप कर लिया था, एक कॉमन शिप था ये, और यहाँ पे बैठ गए थे हम लोग। ये 500, 300, 400 के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से होता है। तो ये हम लोगों ने जो बुक किया था वो 500 था, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा थी। जितना लो हाइट पे जाएंगे तो हमको उतना विजिबल नहीं हो पाएगी गंगा आरती, तो हम लोगों ने जो ज़्यादा हाइट वाला शिप था वो किया था। हम सब बैठे सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी शिप चलेगी। शिप का समय फ़िक्स था कि 6:30 बजे ही चलने वाली थी, क्योंकि गंगा आरती का समय भी फ़िक्स होता है। सबके कैमरे रेडी थे, इस जैसी गंगा आरती चालू होगी वो शूटिंग चालू कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे भी फ़ोटो सेशन चालू है, और इतना अच्छा वातावरण था। एक तो गंगा नदी का किनारा, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा, एकदम शीतल सा वातावरण, बहुत भक्तिमय सा वातावरण हो गया था। फाइनली हमारी शिप चली। इनके पास माइक होता है, जिस माइक में ये एक्सप्लेन करते हैं कि हम कौन सा घाट क्रॉस कर रहे हैं और उस घाट की क्या विशेषता है। राजा हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट। ये देखिए मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जो है, कहते हैं कि यहाँ पे चिताएं कंटिन्यू जलती हैं 24 घंटे। इधर में 24 घंटे डेड बॉडी होते हैं, कभी बंद नहीं होता है। काशी का महासंतान मंदिर, पहला मणिकर्णिका, दूसरा हरिश्चंद्र घाट, वो आपको भी आगे ऐसे ही हरिश्चंद्र घाट की भी महिमा है। बहुत ही प्राचीन और पवित्र घाटों में से एक ये होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से अंत्येष्टि के लिए ही प्रसिद्ध है, और हिंदू मान्यता के अनुसार यदि किसी का दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होता है तो उसकी आत्मा को मोक्ष मिलता है। इसलिए देश विदेश से लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर नेपाल के राजा का। और इस तरीके से आरती की तैयारी चालू हो गई। सब जगह लाइट्स चालू हो गया है, बहुत पब्लिक होती है, काफ़ी क्राउडेड एरिया हो जाता है। लोग आकर स्टेयरकेस पे बैठ जाते हैं, कुछ लोग शिप पे होते हैं, कुछ खड़े रहते हैं। बोले गौ माता की जय। और इसी शिप में बिठाकर वो हमें 84 घाटों की सैर कराते हैं। ये देखिए आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे स्टेज बने होते हैं जिसमें पंडित जी चढ़कर आरती करते हैं। स्टेज एक हाइट पर होता है। ऊपर में बजरंगबली का मंदिर है। बोले बजरंगबली की जय। बोले गंगा माता की जय। बाजू वाले घाट का नाम है लाल घाट, लाल
साधु शास्त्री जी का घाट है, लाल घाट। मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बहुत सारी जगहें जितना पॉसिबल है उनके दर्शन करा सकूं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो आप मेरे अगले पार्ट में ज़रूर आइए और बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कीजिए, संकट मोचन हनुमान और काल भैरव के दर्शन के लिए अगले पार्ट में ज़रूर मेरे साथ बने रहिए। का नाम पे घाट है, बाजू वाले घाट का नाम है सुतला। और अब बस इंतज़ार था पावन गंगा आरती का, जिसे आज तक मैंने सिर्फ टीवी पर देखा था, लेकिन आज मैं पहली बार साक्षात रूप में देखने वाली थी। दिल में बहुत उत्साह था क्योंकि आज मैं सामने से इस दिव्य आरती का अनुभव करने वाली थी। आप भी मेरे साथ इस पावन आरती का हिस्सा बनिए। बोलिए हर हर गंगे, हर हर महादेव। Thank you for watching.